अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद हाशिम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम 3 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यूज के। अब चैप्टर नंबर 4 की बारी है आज, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो आइए जी, पहला एमसीक्यूज है आपके सामने, वो है इफ द मैट्रिक्स 1, 3, 2 लैम्डा इज सिंगुलर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट लें और उसको उसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। तो आप सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट लेंगे और इसके डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो सिंपल, आप अगर वो डिटरमिनेंट कैसे लेते हो, AD माइनस BC, तो लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, लैम्डा हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6, बीच में माइनस की साइन आती है, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और -6 वहां जाके हो जाएगा +6, तो सिंपल ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी, आपको मिल गई। सेम काम करना है, इफ द मैट्रिक्स 2 लैम्डा 3 4 2 इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज व्हाट। तो सिंपल, आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, यानी कि मेन डायगोनल की प्रोडक्ट, फिर माइनस की साइन, फिर सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 4 3 होता है 12 इज इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। अब 12 को वहां लेकर जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आगे डिवाइड होगा, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो 4 3 जा 12 हो जाए, यानी कि एक स्टेप बढ़ा ही लो। चलो, ये 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो ये बेटा 4 कटेगा इससे, 4 1 टाइम, और ये हो जाएगा 4 3 टाइम, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। चलें जी, नेक्स्ट पर चलते हैं। आई होप यहाँ तक तो बात पक्की हो गई होगी और इसमें कोई मुश्किल बात थी भी नहीं। अच्छा जी, इसके बाद है, अल्लाह आपको नेकी दे, वो मैं एमसीक्यू है ये वाला। लिखा हुआ है इफ मैट्रिक्स लैम्डा 2 3 4 इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, वही काम, 4 इंटू लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 6, तो 4 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। याद रखें, एमसीक्यूज में पैटर्न या मेथड सॉल्व करने की ये दिखाने की जरूरत नहीं होती, सिंपल आपको सही आंसर चाहिए होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू -6 वहां जाके हो जाएगा भाई +6, और 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 3 जा 2 2 जा, तो 3/2, ये वाला सही आंसर माना जाएगा। सेम काम है, इफ मैट्रिक्स 7 लैम्डा 3 6 इज सिंगुलर देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। तो 6 7 जा होता है 42 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। प्राइमरी डायगोनल की प्रोडक्ट माइनस फिर सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 होता है। 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि सिंगुलर की बात की जा रही है। 3 लैम्डा वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 42 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो 3 1 टाइम और 14 3 टाइम, 14 3 होता है 42, तो ये आंसर सही हो जाएगा 14। सेम यहाँ पर भी बात की जा रही है कि आपने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है, 4 लैम्डा माइनस 6, तो 4 लैम्डा माइनस 6 कितना हो जाएगा 3/2। ये भी हमने ऊपर भी किया, ये वाला देखा एग्जैक्ट है 4 3, कुछ इसी तरह का था। इसको सॉल्व कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगी आपको बात। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं जी। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, 4 लैम्डा हो जाएगा माइनस की साइन और इक्वल टू 0 आता, तो इक्वल टू लगाते हैं हम, डायरेक्ट एक स्टेप बचा लें, और जब एक स्टेप आप बचाएंगे तो फायदा क्या होगा कि जो माइनस वाली टर्म थी वो पॉजिटिव लिखेंगे, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन वैल्यू, सेम काम है, कितने देखें कितने एमसीक्यूज आए हैं इस तरह के। ये हो जाएगा माइनस का 3 लैम्डा
इज इक्वल टू 9 5 जा 45। तो 3 1 जा 3 15 जा माइनस का 15 आंसर आ जाएगा। ये वाला माइनस से वहां शिफ्ट हो जाएगा, या -3 जब 45 से डिवाइड होगा तो माइनस का 15 आंसर आएगा। तो आई होप यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं जनाब। वही बात है, इसमें भी लेमडा मालूम करना है आपने, लेमडा की वैल्यू को मालूम करना है। 8 3 जा 24, यहाँ पर a मालूम करना है। 24 माइनस का 2a, तो आंसर प्लस का 12 आ जाएगा। ये वाला देखें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 64 माइनस का लेमडा क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये लेमडा स्क्वायर जब इस लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा क्यूब, तो 64 इज इक्वल टू लेमडा क्यूब। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला सीन बन गया है। बस यहाँ पर अब वेरिएबल लेमडा है, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, जब 64 होता है तो आप देखें इसका क्यूब रूट क्या होता है 4। तो हम क्या कहते थे, अगर किसी का भाई आंसर 4 आ रहा है तो हम कहते थे वो होता है 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ये शॉर्टकट ट्रिक थी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे कहा जा रहा है 27 के क्यूब रूट्स बताएं, तो सिंपल क्या आंसर होता था, 27 का 3 ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपसे कहा जाए कि -125 के क्यूब रूट्स बताएं, तो फिर आंसर हो जाएगा माइनस का 5 ओमेगा माइनस का 5 ओमेगा स्क्वायर। तो नेगेटिव होगा तो तीनों में नेगेटिव साइन, पॉजिटिव होगा तो तीनों में पॉजिटिव साइन। तो 64 है तो प्लस का 4 ओमेगा प्लस का 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली तो कोई टर्म ही नहीं है, ओमेगा है बट ओमेगा स्क्वायर कहीं भी नहीं है। तो याद रखें 1 अपॉन ओमेगा बेसिकली ओमेगा स्क्वायर ही होता है। तो इसलिए 4 ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा, ये वाला आंसर सही कंसीडर किया जाएगा। तो आपने ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, 1 अपॉन ओमेगा बेसिकली किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के ही इक्वल होता है। तो ये वाला एमसीक्यूज इस तरह से थोड़ा सा टेक्निकल है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल क्या कहते हैं, सो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ बोथ है। तो इंग्लिश पे मत जाइएगा, बस कॉन्सेप्ट जरा गौर से सुनिए। मेरे साथ एक तो स्पेलिंग का भी बड़ा मसला है और थोड़ा सा कोई इशू नहीं होता, चलता है, बट मैथ्स में कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए आपके। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफरेबल, चलो अभी चलने दो, फॉर एडिशन इफ बोथ है। तो क्या चीजें होनी चाहिए अगर दो मैट्रिक्स, न सिर्फ एडिशन बल्कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही बात है कि अगर आपके दो मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखनी हो तो ये कंफर्म बात है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डर किसको कहते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में जानने को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, मिसाल के तौर पर पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/2, तो अब लाजमी तौर पर दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 ही होना चाहिए, तभी एडिशन भी पॉसिबल है और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। तो मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई होगी। A diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is called scalar matrix. ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके तीनों डायगोनल एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। चलेंगे आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, ये वाला एमसीक्यूज भी देख लीजिए। लिखा हुआ है 3n m+4 6 इज इक्वल टू 3/2 6 and 6, सॉरी 3/2 गलत बोल दिया मैंने, 3 2 6 6, राइट। हमें मालूम करनी है m और n की वैल्यूज। तो कुछ भी नहीं करना, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यूज इक्वल होती हैं, यानी कि दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनकी वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर 3 है तो फिर यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n, ये जो 6 है ये भी 6 होना चाहिए। तो हमें क्या काम करना है, m और n की वैल्यू निकालनी है। तो अब याद रखें अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है m+4 ये इसके इक्वल होगा 6 के। और यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको चीज समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो ये वाली जो n वाली वैल्यू है ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल, थर्ड वैल्यू थर्ड के इक्वल एंड फोर्थ वैल्यू फोर्थ के इक्वल। तो फर्स्ट और फोर्थ तो वाकई इक्वल है और सेकंड और थर्ड के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो हमको m और n की वैल्यू निकालेंगे।
m+4 को रखेंगे इक्वल 6 के, तो जब m+4 को इक्वल टू 6 करेंगे, चले हम लिख ही देते हैं m+4 इज इक्वल टू 6, तो ये 4 वहां जाके हो जाएगा माइनस का, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 6 - 4 इज 2, और n की वैल्यू तो डायरेक्ट 2 मिल रही है क्योंकि ये वाली वैल्यू तो इसी के इक्वल है, तो m भी 2 है और n भी 2 है, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है भाई, चलें जी, यहाँ तक तो बात आपको हो गई क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। कहते हैं कि एक मैट्रिक्स है A 1 3 5 2 4 7 9 8 6 देन A23 इज इक्वल टू। सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है कि ये A23 का मकसद क्या है। कभी कभार A23 आएगा, कभी कभार इस तरह से भी आता है M23। ये A23 आ जाए या M23 आ जाए, तो ये होता क्या है, इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि इस तरह के एमसीक्यूज को हम डील कर सकें। अगर A23 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको कोफैक्टर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? कोफैक्टर। और अगर M लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको माइनर मालूम करना है। तो माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा फर्क है बस। चंद जगहों पे कोफैक्टर और माइनर डिफरेंट होते हैं। वैसे जैसे इस पोजीशन पे कोफैक्टर और माइनर सेम रहेंगे, इस पोजीशन पे कोफैक्टर और माइनर सेम रहेंगे, इस पोजीशन पे कोफैक्टर और माइनर सेम रहेंगे, इस फैक्टर पे मतलब पोजीशन पे कोफैक्टर और माइनर सेम, और इस पोजीशन पे भी कोफैक्टर और माइनर सेम रहेंगे। यानी कि सिर्फ कितनी पोजीशन है जहाँ पे कोफैक्टर और माइनर डिफरेंट होते हैं? एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन। यानी कि इन 9 पोजीशंस में 5 जगहों पर कोफैक्टर और माइनर सेम रहते हैं, और अल्लाह आपको नेकी दे 4 जगहों पर कोफैक्टर और माइनर चेंज होते हैं। तो कोफैक्टर और माइनर चेंज भी कैसे होते हैं? सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है। समझ में आ रही है बात? लेट सपोज आपके पास कोफैक्टर आ रहा है प्लस का 23, तो माइनर क्या हो जाएगा फिर अगर चेंज भी होगा तो माइनस का 23। लेट सपोज अगर कोफैक्टर आ रहा है माइनस का 15 या प्लस का 15, तो माइनर आ जाएगा माइनस का 15। अच्छा, अब ये होता क्या, ये जरा समझ लो। कोफैक्टर में आप क्या काम करते हो, जब आपने देखा होगा एडजॉइंट आप निकालते थे तो वहां पर आपको कोफैक्टर निकालने पड़ते थे एडजॉइंट के लिए। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से आप निकालते थे। अगर A23 निकालना है, इसका मतलब क्या है? A23 का मतलब ये है भाई कि भाईजान इसमें ये A23 का मतलब है कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम की बात की जा रही है। यानी कि ये वाला सेकेंड रो, इसको आप डिलीट करेंगे, और ये थर्ड कॉलम, इसको आप डिलीट करेंगे। बाकी बच गए ये 4 मासूम लोग। इन 4 मासूम लोगों की वैल्यू निकालनी है। बट अगर A लिखा हुआ है, इट मींस कोफैक्टर की बात की जा रही है, तो इसके लिए आपने -1 लगाना है और इसके ऊपर पावर लगा देंगे। किस तरह से लगाएंगे? अगर 2 3 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर पावर लगा देते हैं आप 2 + 3। या आप सब ने एडजॉइंट जब निकाला था 4.3 4.4 में इनवर्स के लिए भी निकाला था, तो यही काम किया था। -1 फॉर्मूले में है, यूं समझ लीजिए, हमेशा आएगा। और जो भी इसका लोअर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो उसकी पावर बनेगी, बट प्लस की फॉर्म में। जैसे 2 3 है तो 2 + 3। उसके बाद डिटरमिनेंट बनाएंगे आप। अब ये तो आपने 2 3 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, बाकी क्या बच गया? 1 3 9 8। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 9, और यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ पे लिखेंगे 8। समझ में आ रही है? तो -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा 5। तो -1 की पावर 5। पावर अगर ओड हो तो नेगेटिव साइन बरकरार रहती है, और अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन क्या हो जाती है? खत्म। तो पावर 2 + 3 हो जाएगी 5, माइनस साइन बचेगी यहाँ पर, तो माइनस की साइन एज इट इज लगाइए। और अब आप इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए। 8 1 हो जाएगा 8 माइनस, और 9 3 हो जाएगा 27। तो 8 - 27 हो जाएगा माइनस का 19, माइनस का 19 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस का 19। अच्छा, अब मैं आपको एक काम बता रहा हूँ, एक मजे की बात वो सुनने वाली है। लेट सपोज आपसे माइनर कहा जाता, तो फिर माइनर में ये वाला काम करने की जरूरत नहीं होती, ये नहीं करते आप। लेट सपोज आपसे कहा जाता है M23 यानी कि माइनर ऑफ 2 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम मालूम कीजिए। तो सिंपल आप क्या करते हैं? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते, बाकी जो 4 एलिमेंट बचते हैं उसका आप डिटरमिनेंट ले लेते, तो वो आंसर आ जाता माइनस का 19। और वो भी क्यों आया? क्योंकि A23 कौन सी पोजीशन है आपके पास? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये सेकेंड रो
और थर्ड कॉलम, यानी कि इसकी बात की जा रही है ना। तो इस पोजीशन के ऊपर आपके पास जाहिर है माइनर और कोफैक्टर चेंज होते हैं, यानी कि यूं समझ लीजिए कि हर वो पोजीशन जहां पे जिसका सम ओड बन रहा है वहां पर कोफैक्टर और माइनर डिफरेंट होंगे। अब देखो इस पोजीशन में कोफैक्टर और माइनर सेम इसलिए है क्योंकि इसका सम सेम बनेगा। ये कौन सी पोजीशन है, वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कोफैक्टर माइनर डिफरेंट होगा। यहाँ पे कोफैक्टर माइनर सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पोजीशन है ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर m लिखा हुआ होगा माइनर तो उसमें सिर्फ आपने ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, और अगर कोफैक्टर यानी कि a लिखा हुआ है तो उस सूरत में आपने ये -1 करके ये वाला एक स्टेप बढ़ाना है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है द if the order of two matrices A and B are m by n and n by p respectively, then the order of matrix AB। बहुत आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन देखनी चाहिए सबसे पहले। क्या वो जो A और B दो मैट्रिक्स गिवन है और उनके जो ऑर्डर गिवन है, क्या उसके हिसाब से क्या उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आने वाला जो प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। लेट्स सपोज ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर उनके प्रोडक्ट का ऑर्डर का सेंस ही नहीं बनता। क्लियर है बात? तो अब इसकी पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए कंडीशन ये होती है मल्टीप्लिकेशन में कि आपके पास पहले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल हो, एक जैसी हो। तो ये देखें ए मैट्रिक्स के ऑर्डर है m/n और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है n/p। तो इस पहले मैट्रिक्स का कॉलम n है और सेकंड मैट्रिक्स का रो n है, तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम है। अब रिमेनिंग बच गया m और p। तो ये कंफर्म बात है, आने वाला मैट्रिक्स जो a और b को मल्टीप्लाई कराएंगे उसका ऑर्डर होगा m/p। m ये वाला m ये वाला p, m/p। बस इतनी सी बात है। आसान करता हूँ लफ्जों में। लेट्स सपोज आपसे कहा जाता है एक मैट्रिक्स है, उसका मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3/4 और आपसे ये 3/5 कह लो चलो, और आपसे कहा जा रहा है बताएं ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखें क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यस पॉसिबल है। अब ए बी का ऑर्डर क्या होगा 2/5, खत्म। लेट्स सपोज आपसे कहा जाए कि एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/2। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 3/2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3/3। तो आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो जल्दबाजी में ये मत कर देने का 3/3 ना, पहले ये चेक करो कि क्या इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये 2 है ये 3, ये तो दोनों डिफरेंट है, सेम ही नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते। जब मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो ऑर्डर क्या आना है। जब एक चीज हो ही नहीं रही तो उसका रिजल्ट क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि एक बच्चा मैट्रिक में पास ही नहीं हुआ तो वो फर्स्ट ईयर में क्या जाएगा, समझ रही बात। तो रिजल्ट मैटर करता है। सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या वो पॉसिबिलिटी है उसकी, क्या वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हम चेक करते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा। एक बच्चा फेल हो गया तो अब ये सेंस ही नहीं बनता ना कि उसके लिए हम कॉलेज ढूंढे, उसको किस कॉलेज में एडमिशन करवाएं। तो पहले कॉलेज में जाने के लिए आपका मैट्रिक का क्लियर करना बेहद जरूरी है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और आपके पास लिखा हुआ है कि भाई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 इज डैश मैट्रिक्स। अब देखें इसका ऑर्डर मुझे बता दीजिए कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर है फर्स्ट एक रो है और 3 कॉलम है। अब सर रो और कॉलम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इस तरह के। तो जिंदगी भर एक टेक्निक याद रखें, जो आपकी कॉपीज में लाइनें लगी होती है ना वो रोज होती हैं और जो मार्जिन आप ड्रॉ करते हो ना वो कॉलम होता है। क्लियर है बात? तो अब ये देखो 1 2 3 इसमें एक रो है, कॉलम कितने हैं 3। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रो कितनी हो एक, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखें इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है, अगर एक कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। अच्छा जी द मैट्रिक्स 2 0 0 -2 इज डैश मैट्रिक्स। अब देखें ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि मेन डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बच्चे सोचे होंगे सर ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है। ये स्केलर मैट्रिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट एक जैसे हों।
अगर ये 2 है तो यहाँ पर भी +2 होना चाहिए था, अगर इधर -2 है तो इधर भी -2 होना चाहिए था, उस वक्त स्केलर कहता है इसको मैं। यूनिट मैट्रिक्स ये इसलिए नहीं कह सकता, यूनिट मैट्रिक्स के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होना जरूरी है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो होती अलग चीज है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर सेम बात है, द मैट्रिक्स 2 0 0 0 -2 0 0 0 2, बताइए कौन सा मैट्रिक्स है। तो यकीनी तौर पर जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि तमाम एलिमेंट 0 हैं सिवाय मेन डायगोनल के। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या तीनों एक जैसे हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन आ गई, तो इसका मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेट सपोज ये माइनस की साइन हट जाती तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता, और इधर तीनों की जगह पर 1 1 आ जाता तो उस सूरत में ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता, और अगर पूरा ही मैट्रिक्स 0 0 हो जाता तो उस वक्त ये नल मैट्रिक्स कहलाता। और यहाँ पर एक काबिल गौर बात ये है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखें, हर डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होगा। और अभी बताया मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रोज और कॉलम सेम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप कुछ बना लें इस तरह से, जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूं, मैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनाता हूं, 2 0 0 0 0 2। तो अगर आपसे कहें कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप ये मत देखना कि यार सब 0 है, ये डायगोनल वाला कुछ लग रहा है, सब हमला इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं, स्केलर और डायगोनल के लिए स्क्वायर होना पहली शर्त है। अगर वो स्क्वायर होगा उसके बाद डायगोनल और हम स्केलर और वो यूनिट और नल मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर तो रोज और कॉलम भी डिफरेंट है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यकीनी तौर पर ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद आपके पास है, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 2/3 एंड 3/4 देन ऑर्डर ऑफ ए बी। अच्छा यहाँ पर भी बड़ा गौर से देखना है, ए बी तो नहीं कह रहा है आपसे, या बी ए तो नहीं कह रहा। अगर ए बी कह रहा है तो फिर पहले आपने ऑर्डर ए का रखना है, फिर बी का रखना है। अगर बी ए कह रहा है तो पहले बी का ऑर्डर रखना होगा, फिर ए का ऑर्डर रखना होगा, फिर चेक करनी होगी कंडीशन। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा ए बी का है, तो ये वाला ए का ऑर्डर है, ये बी का ऑर्डर है, तो यस इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/4, खत्म बात, इतनी सी बात है। फॉर मैट्रिक्स ए ए आई जे, यहाँ पर आई रो है, जे कॉलम है, एंड मैट्रिक्स बी जे के, यानी कि जे रो है, के कॉलम है, और यहाँ पर बताया गया आई 1 2 3, इसका मतलब है 3 रो हैं और जे 1 2 3 4 4 कॉलम है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर तो क्लियर हो गया, 3/4 है। आसान लफ्जों में समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, इसके बाद मैट्रिक्स बी में है जे के, जे का ऑर्डर है 4 और के की वैल्यू है कितनी 3, यानी कि 4/3। बी का ऑर्डर मिल गया मुझे 4/3। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। अब ऑर्डर बताना है आपने ए बी की प्रोडक्ट का, तो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ से भी पता लग गई थी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जे था तो यहाँ पर भी जे ही था बहरहाल। और अब 3/3 इसका आंसर हो जाएगा। द मैट्रिक्स 1 2 3 होल, ये टी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। बच्चों ट्रांसपोज का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ रोज इनटू कॉलम और वाइस वर्सा। कोई आप किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो, वो ट्रांसपोज कहलाता है। तो एक मैट्रिक्स है 1 2 3, उस पर ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज कुछ यूं बन जाएगा 1 2 और 3, यानी कि ये एक रो थी ना, इसको एक कॉलम में लिख देंगे, ये ट्रांसपोज हो गया। तो ऑप्शन है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था कि जिसमें एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें एक कॉलम, तो यस इसके अंदर एक कॉलम आ रहा है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात सुन लीजिए, 2 रिजल्ट सुन लीजिए कि अगर कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो रो मैट्रिक्स बन जाएगा, अगर रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। और हमेशा याद रखें, रो मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो, वो दोनों के दोनों हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे, कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकते। अच्छा जी, इसके बाद आपसे सिंगुलर मैट्रिक्स भी बता दिया है मैंने आपको, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए उसको आप सिंगुलर कहते हैं।
और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना आए। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर देन डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी 0। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।